की मुलाकात नन्ही मुन्नी इलेक्ट्रीशियन से कराएं कि जब आप उन्हें देखें, उनका काम देखें तो आप भी हैरान हो जाएं। कराची का इलाका, ये सब हैरान है। इनका चर्चा है जनाब हर जगह। कस्बा कॉलोनी में ये रहती हैं जवेरिया और समिया। अपने वालिद की सुमैया, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, सुमैया मैंने बात की है। ठीक है किरण, वालिद की दुकान है इनकी। स्टेबलाइजर हो, टेप रिकॉर्डर हो और भी कोई आलात हो तो उनको ये ठीक कर लेती हैं यूं करके। यस और किरण, ना सिर्फ ये दो बच्चियां बल्कि जो उनकी बड़ी बहन है वो ऑलरेडी ये काम सीख चुकी हैं और अब इनका नंबर है, तब इनको सिखाया जा रहा है। ये कितनी अच्छी सोच है उनके वालिद की कि उन्होंने सोच लिया कि मैंने अपने तमाम बच्चों को इस तरह सिखाना है, हुनर देना है। ठीक है, एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट आज के दौर में इस हुनर की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, सीखना बहुत जरूरी है जनाब। उनके वालिद हैं जमाल साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमाल साहब आपका शुक्रिया। छोटा सा बेटा साद, ये भी साथ मौजूद है। इनको हैप्पी भी कहते हैं। जवेरिया एंड सुमैया, कैसी हैं आप? काउल है। माइक में बोलिएगा। माइक में बात करेंगे ना, प्लीज ना पकड़े। कैसी हो? अम्मी जाग रही थी जब आई हो? हाँ ठीक हो? अच्छी बताओ, ये औजार क्या क्या होते हैं जो आप यूज करती हो कोई भी मशीन बनाने के लिए? काम कब से करना शुरू किया, थोड़ा सा बताओ ना। हाँ 4 साल से कर रही हो? आप तो 11 साल की हैं, यानी आप 7 साल की उम्र से सीखना शुरू हो गई थी। ओके। कभी ऐसा होता था काम करते करते भूल गई कि क्या करना था, कैसे उसको ठीक करना था, किसी भी चीज को? ऐसा हुआ कभी? भूल जाता था। अब बाबा को नहीं देखना, मुझे देख के बात करो, चलो। खबरदार उस तरफ देखा। भूल जाता था लेकिन फिर अब्बू को बोल लेता, फिर वो कर लेती। अच्छा, और ऐसा मुझे बताओ ना, कोई क्या चीज तुमने सबसे पहले ठीक की? लाइटें ठीक की। लाइटें ठीक की। मैं एक बात बताऊं, मुझसे बल्ब भी नहीं लगता। जबरदस्त हो वैसे। वैसे जवेरिया, कभी ऐसा हुआ कोई चीज ठीक करते करते खराब हो गई हो? नहीं? और कभी चोट लगी हो? या करंट, खुदा ना खास्ता हल्का फुल्का? पहले लग रही थी मगर फिर काम सीखा तो फिर नहीं लग रही थी। अच्छा ये बताओ, ज्यादा तेजी से कौन काम करता है, जवेरिया के सुमैया? जवेरिया। सुमैया से जरा बात करें, माइक आप सुमैया को दें। दे ना, माइक दे दे। सुमैया, आप भी मुझे जरा बताएं कि आपने क्या कुछ अभी तक ठीक किया है? बताएं। मैंने लाइटें और काम नहीं आती अभी। ऐसे करो। यानी वो लाइट कोई लेकर आया कि ठीक करने, तो आपने ठीक करके दी, यानी ये तो सीखने के अलावा हो गया ना फिर? हाँ। सीखने में तो बाबा ने बहुत कुछ बताया, अच्छा इसको ऐसे ठीक करना है, इसको ऐसे ठीक करना है। जब वो खुद ठीक करते होंगे तो टेप रिकॉर्डर भी हो सकता है, स्टेबलाइजर हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है जी। तो कौन सी वाली? वो जो लाइट सही करती हूँ और काम समझ नहीं आते, अपने बहन के साथ मदद करती हूँ। मदद भी करती हो। टूल्स होते हैं बहुत सारे, छोटे बड़े, ये थोड़े ड्राइवर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, क्या क्या होता है थोड़ा बताओ ना। मैं तो खिलौने वाले देख कर आई थी और मैंने ये सोचा था कि मैंने कोई इस तरह की चीज लेकर आऊंगी जरूर, फिर मुझे मेरी टीम ने कहा जी नहीं। आप खिलौनों की बात कर रही हैं, वो असली उनके पास में ना सारे स्क्रू ड्राइवर्स और नट बोल्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की। तो वो अगर जैसे आपने कोई इमरजेंसी लाइट खोली या आपने कोई स्टेबलाइजर खोला तो उसके अंदर तार होते हैं बहुत सारे, सब समझ आ जाता है उसमें। ये नहीं होता कि तार भूल गए, कोई चीज रह गई, या अभी स्टेबलाइजर पे ज्यादा फोकस नहीं है, अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, जैसे कि एनर्जी सेवर को ठीक करना है। ऐसे ही सुमैया, एनर्जी सेवर को ठीक करती हैं जी। एनर्जी सेवर वैसे ठीक कितनी देर में हो जाता है और कितने में ठीक हो जाता है? जब टांका टूटते तो जल्दी होते, जब लाइट खराब होते पूरा तो फिर थोड़ा देर लगती है उसमें। कितनी देर, घंटा, 2 घंटे, कितनी देर आप ठीक कर लेती हैं? 1 घंटा। 1 घंटे में ठीक कर लेती हैं एक एनर्जी सेवर? कितने पैसे वैसे एक एनर्जी सेवर ठीक करने के लेते हैं? एक कभी जब टांका टूटे तो 30 रुपए, जब ज्यादा काम होते तो 80 रुपए, 100 रुपए। चलिए मैं जमाल साहब से भी बात करना चाहूँगा। जमाल साहब, ये 2 बेटियां माशाल्लाह बड़ी प्यारी, अल्लाह इनका नसीब भी बहुत अच्छा करे। आपने तो बिल्कुल इनको बड़ी ताकत बनाया अपनी, लेकिन ये तो आपने सफ़र जो है इसका आगाज़ किया तब से जब अपने पहली बेटी को सिखाना शुरू किया, क्योंकि इससे बड़ी आपकी 4 बेटियां। थोड़ा सा बताएंगे मुझे, कब सोचा, कैसे सोचा कि अच्छा ये बेटियां हैं लेकिन मुझे इनको ये सिखाना है? वरना नॉर्मली हम डरते हैं कि अच्छा नहीं बेटियां, नहीं तुम मत सीखो, करंट ना लग जाए, तुम्हें चोट ना लग जाए, हम ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। असल में ये सोच मेरी उस वक्त मजबूत हुई जब मेरी माइक सर ऊपर कीजिएगा, जब मेरी 4 बच्चियां हुई। ओके। तो
लोग पूछते थे, बताते थे कि यार आपकी बच्चियां हैं, आपकी लड़कियां हैं, आपका तो कोई लड़का नहीं है, अब क्या होगा। वालदा भी और रिश्तेदार भी और घर में वाइफ भी मेरी ज़रा खफा रहती थी कि यार लड़का है नहीं कोई, लड़कियां हैं, अब क्या होगा। तो मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इन लड़कियों को लड़का बना दूँ। तो इसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, इनको बाहर लाना पड़ेगा। तो शुरू में जब मैं बच्चियों को अपने साथ, इसलिए कि मेरे पास तो यही हुनर है इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिशियन का, यही हुनर मेरे पास है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं उनको अच्छा हुनर दूं। ओके। तालीम उस वक्त मेरे हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि मैं बच्चों को कोई अच्छी तालीम दे सकूं। तालीम मैं दे रहा हूं बच्चियों को। मेरी 2 बच्चियां बड़ी जो है वो मैट्रिक कर चुकी हैं और 2 8 क्लास तक पढ़ और ये भी पढ़ रही हैं साहब? जी, ये तीसरी जमात में पढ़ रही है। तीसरी जमात में पढ़ रही है, ये तीसरी जमात में पढ़ भी रही है और अभी सीख भी रही है। लॉकडाउन में तो जरा ज्यादा आपको वक्त मिल गया। जी सर, ये असल में अभी आलिमा कोर्स भी कर रही है, माशाल्लाह, कुरान का कोर्स भी और हिफ्ज भी कर रही है। आपने तो हर तरफ जी टारगेट किया जी। होगा। मेरी बच्चियां जितनी भी है माशाल्लाह जो है ना, इस काम के साथ साथ ये नहीं कि खाली ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख के घर बैठ गई है, इनको सिलाई कढ़ाई का काम, बाकायदा जो है ना फैशन डिजाइनर भी है। ओके, ये दोनों या बड़ी चार बेटियां? बड़ी जो चार है। और ये सिलाई का काम, अब ये भी अभी सिलाई का काम भी वालदा से सीख रही है, साथ साथ में पढ़ भी रही है। बहुत ज्यादा हुनर तो और इस काम में माशाल्लाह इतनी माहिर हो गई है, इसलिए कि ये असल में ये इस माहौल में आके कुछ घबरा रही है, वो नजर आ रहा है, बट दैट डजंट मैटर। इस तरह बाकी हम तो मतलब ये कि कोई फेक चीज नहीं है ये, हम तो चैलेंज करते हैं। हम तो शॉप में होते भी नहीं है, कोई भी आके किसी भी टाइम कोई चीज ला के इनको दे दे और पीछे बैठ नहीं होते, अकेली बैठी होती जी। मैं अभी भी 3 दिन शॉप में नहीं था और ये अकेली बैठी हुई थी और आ रहे थे लोग अपना सामान दे रहे थे, जी। और माशाल्लाह जब मैं 3 दिन बाद शॉप पे आया हूं तो इन लोगों ने मेरे को 4 साढ़े 4 हजार रुपए इन लोगों ने मेरे को दिए। और उसमें कुछ ऐसा भी काम था कि जो आपके लिए रखा हुआ था कि ये तो बाबा आके देखेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ जी मैडम, असल में ये कि फाल्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत अरसा दरकार होता है। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मगर हम भी कभी कभी फाल्ट में फंस जाते हैं और एक फाल्ट 2 दिन भी। जाहिर है वो इस हिसाब से देखा जाए तभी भी बहुत अच्छा कर रही है जी। ये तो तकरीबन काम ये कर लेती है, मगर कुछ फाल्ट ऐसे होते हैं कि उनके समझ में नहीं आते, फिर मुझसे पूछती है तो फिर मैंने फाल्ट बता दूं। ये अच्छा है ना, टीम वर्क कहते हैं इसको। जी जी ये टीम वर्क है, बेहतरीन है। जी। अब मुझे जरा ना इनके बारे में बताएंगे, शरारती लग रहे सबसे। जी, ये असल में मेरा ये एक ही बेटा है। सो हैप्पी। जी, ये मेरा एक ही बेटा है और बस आखिर यही है जी। तो माशाल्लाह से जो है ना, ये भी मेरे साथ वही हुनर मैं जो इनको दे रहा हूँ, वही हुनर मैं इसी को भी दे रहा हूँ। मतलब आपने साबित कर दिया ना कि बेटा बेटी दोनों बराबर है आपके लिए। असल बात ये कि मेरी एक सोच है, तो आपने अच्छा किया। मेरी ये सोच है कि मैं जिस इलाके में या जिस लोग कबाइल से ताल्लुक रखता हूँ तो वहाँ पे लड़कियों को जरा मतलब ये कि महदूद रखा जाता है, घरों के अंदर ही जी महदूद रखा जाता है। अच्छी बात है, मगर नहीं इतना भी महदूद ना करो। आप उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। जी, आप उनको एतमाद दो। अगर आप उन्हें एतमाद दोगे, उन पे आप ट्रस्ट करोगे, उनको आप आगे लेके आओगे, तो फिर वो सुमैया और जवेरिया के जैसे बनके जी। तो इंशाअल्लाह ताला ये अपना आपका नाम भी रोशन कर लेगी, मुल्क का भी और अपने मुल्क का नाम। अब मैं देखो आपसे ये कहना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए एक एजाज है। इलेक्ट्रिशियन बच्चियां और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग पे उबूर हासिल करने वाली बच्चियां पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। अगर कोई इसको समझे, अगर कोई समझे, ये समझ रहे हैं जी, ये मुल्क के लिए एजाज है कि आपको एजुकेशन में तो बच्चियां मिल जाएंगी, बिल्कुल, और किसी फील्ड में हुनर में कम, कंप्यूटर में, मगर इस चीज में ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलना, बिजली की वायरिंग करना, सोलर इंस्टॉलेशन भी करती है ये माशाल्लाह। सोलर इंस्टॉलेशन जी, ये मैं इनसे पूछूंगा इससे पहले कि सोलर इंस्टॉलेशन से मुतालिक हम इनसे सवाल, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। ज़ाहिर आपने कहा जिस इलाके से आपका ताल्लुक, फिर यहाँ पे आप कस्बा कॉलोनी में रह रहे हैं, एक माहौल होता है और उस माहौल में ना ये जुमला बड़ा सुनने को मिलता होगा, अरे आपने क्या किया, अपनी बेटियों को दुकान पे बिठा दिया, छोटी बेटियों को, तो उससे फिर आप कैसे लड़ते हैं? असल बात ये ना कि हर जो जवाब होता है ना वो इखलाक के दायरे में देना चाहिए और सवाल भी इखलाक के दायरे में ही करना चाहिए। तो अगर कोई मुझसे ये कहता है ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप बैठो, आप मुझे कायल करो या मैं आपको कायल करता हूँ। अब आपको ये कहानियाँ रोज सुनने को मिलती है कि कोई औरत अपने बच्चे सड़क पे ला के एक चौक पे खड़ी होकर बेच रही है। अल्लाह, ये आम आपको देखने को मिलता है। अब मुझे आप ये बताएं कि वो औरत जो अपने बच्चे बेच रही है, उनका भी तो कबाइल है, उसका भी कबीला है, उसका भी खानदान है। अगर वो लोग उस टाइम उस औरत को, जब वो बच्ची थी, तालीम से
इल्म से हुनर से मना ना करते तो आज उसकी ये हालत ना होती। आज किधर है वो मना करने वाले लोग जो कहते थे कि हमारी गैरत का सवाल है। आज वो खानदान वाले आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। आज वो जो अपने आप को बोलते थे कि हमारा कबीला है, वो कबीले वाले आगे आके उसका हाथ क्यों नहीं ताम रहे। जब मुश्किल पड़ती है तो कबीले वाले अपने बच्चे क्यों बेच रहे हैं, वो अपने बच्चे क्यों बेच रही है भाई। वो खानदान किधर गया, वो कबीला किधर गया। एक बात बताइए, देखिए ये तो होता है कि फिर वो आपको ये कहना पड़ जाता है कि भाई दायरे में रह के सवाल कीजिए, मैं भी दायरे में रह के जवाब दूंगा। ऐसा भी होता है कि लोग आए, खुश हो, अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें, बच्चियों की भी आपकी भी, ऐसा भी होता है। जी मैडम देखो, असल बात है कि जब मैं 15 साल पहले, शॉप के मेरे 20 साल हो गए, मगर 15 साल पहले जब मेरी बड़ी बच्ची थी, आयशा नाम है उनका, तो जब मैं उसको दुकान पे शॉप पे लेके आया बाइक पे बिठा के, तो 8-10 दिन तो किसी ने मतलब इसको नोटिस ही नहीं किया बेटी को। मगर जब वो देखने लगे कि ये बाकायदगी से काम पे आ रही है और बाकायदगी से शाम को जो है ना घर जा रही है, तो फिर कुछ खानदान वालों ने, कुछ यार दोस्तों ने, महल्ले वालों ने आके कुछ बातें और एतराज़ात भी उठाए। तो मैंने उनसे कहा भाई बात सुनो, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने देखना है, आपने नहीं देखना है। मैं अपने बच्चों को हुनर दे रहा हूँ और पर्दे में रह के और मेरे साए तले अगर ये हुनर सीखे और इस माशरे के लिए और इस मुल्क के एक अच्छे शहरी साबित हो, तो आपको इतराज क्या इस बात पे भाई? आपको क्या इतराज है? मेरे बच्चे हैं, मैं उनको हुनर देना चाहता हूँ, आपको क्या इतराज है? तो शुरू में लोगों ने इतराज किया, मगर यकीन करें कि वक्त के साथ साथ जैसे वक्त चलते गए और ये बच्चे काम करते गए, लोग काम लाते गए और वो काम करके देते गए, तो लोग खुश हो गए, इनको इनाम भी देते गए। यानी वो एतराज खत्म और एप्रिसिएशन शुरू। आप यकीन करें कि आज ऐसे लोग हैं, ऐसे कि मेरे शॉप पे जब आते हैं कोई काम के लिए, तो मैं कहता हूं कि आप बच्चों को दिखाएं, तो कहते हैं कि यार ये तो बच्चे हैं। मैं कहा आप दिखाएं, आपको ये बोले खर्चा, मैं बोलता हूँ यही बताएंगे आपको, ये चेक करके आपको बता देंगे। तो जब ये चेक करके उनको खर्चा बताती है और फिर वो कितना टाइम लगेगा, ये बोलते हैं कि आधे घंटे में ले लो, 1 घंटे में ले लो। अगर काम अभी नहीं है मतलब हाथ में, तो वो उधर ही खड़े होते हैं, काम करके देते हैं। यकीन करो दूसरे दिन वो अपनी बीवी को लेके आते हैं दुकान पे कि आप देखो ये बच्चियां काम कर रही है। इंस्पिरेशन हो गई हैं भाई ये बच्चियां। मुझे प्लीज जरा आप बताएं सोलर इंस्टॉलेशन से मुतालिक भी, ये तो वक्त की बड़ी जरूरत है जवेरिया। तो सोलर इंस्टॉलेशन अगर कोई आपसे आके पूछे कि अच्छा वो चाहते हैं अपने घर में सोलर इंस्टॉलेशन कराना और घर में 2 कमरे हैं और इतने बल्ब जलने हैं, इतने पंखा चलना है, यस, तो फिर आप पूरा हिसाब किताब लगा के बताती हैं अच्छा इतने में ये काम हो जाएगा, ये इतना पैनल पे लगेगा, इतना बैटरी पे लगेगा, इतना इंस्टॉलेशन पे होगा। थोड़े से रेट्स बता दें, लोगों को आसानी हो जाएगी। जवेरिया बताए ना, पॉसिबल है? रेट्स तो ये नहीं बता सकती, वो तो मार्केट है। कोई बात ठीक है, वो मैं अब बताओ, इंस्टॉलेशन हो जाती है, चीजें बाबा के साथ जाके करती हो? जी करती हूँ। अच्छा। अभी एक बात बताओ, पढ़ भी रहे हैं, घर के काम भी आते हैं, सीख भी रहे हैं उसको, बाबा ने हुनर दे दिया, लोग इतना पसंद भी करते हैं, कुछ अभी सोचा है कि कुछ साल बाद, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद में, वो 12वीं 14वीं जमातें पढ़ने के बाद में जाना किस तरफ है? क्या बनना चाहती हो? सब कुछ सीखना है अभी? बनना मुझे बड़ी होके तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। और सुमैया को क्या शौक है? यही ऐसे इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है आगे जाके? क्या सोचा है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और यही वैसे ख्वाहिश आपकी बड़ी 4 बहनों की भी है, ऐसा ही है? हालांकि वो उन्होंने साथ सिलाई भी सीखी, फिर भी वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। वो चारों अभी पढ़ रही हैं सर? पढ़ रही हैं अभी? नहीं सर, 2 की शादियां होंगी। अच्छा माशाल्लाह। 2 की अभी होने वाली। ओके। तो इनको आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? जी इंशाल्लाह, कोशिश तो है इंशाल्लाह। और ये कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ। बिल्कुल। मुझे एक मैसेज देना था, प्लीज दीजिए, कि अपनी बच्चियों को अपनी कमजोरी मत बनाएं, अपनी बच्चियों को अपनी ताकत बनाएं, उनको आगे लेके आएं। हर में देखो डॉक्टर है आज हमारी और इंजीनियर है, किस्म किस्म की इंजीनियर आपको मिलेंगी, औरतें या लड़कियां। तो अपनी लड़कियों पे आप ट्रस्ट करें, उन पे भरोसा करें और उन्हें उनका मकाम दें, जो उनका मकाम है वो मकाम आप उनको दें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके भरोसे को टेस्ट नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें बच्चियों को और बच्चों को। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ज़ाहिर है पूरे के पूरे अगर हम ख़ानदान की बात करें तो सब बच्चियों को, और अभी छोटा बेटा उनका, इन सबको ये हुनर सिखा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम
उन्होंने तालीम को पीछे नहीं किया, तालीम जारी रखी, जितना पढ़ा सके उतना पढ़ा। और अभी इंशाल्लाह इनकी ख्वाहिश है और सर की कोशिश है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाना। तो हमारी दुआएं हैं कि रास्ता इनका आसान हो, मंजिल इनकी करीब हो। बढ़ते हैं आगे किरण। आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। चलिए ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। एक व्हाट्सएप चैट ने एक एक नया टॉपिक दे दिया, हंगामा बर्पा कर दिया है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, सितारों की कहकशां, ग्लैमर ही ग्लैमर। बॉलीवुड की आज हम बात करें, चमक धमक से भरपूर फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन मुश्किल में फंस चुकी है। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई अदाकाराएं तफ्तीश के घेरे में आ रही हैं। एक नई बहस छिड़ चुकी है कि बॉलीवुड में आखिर ड्रग कौन कौन इस्तेमाल करता है, हासिल कहां से होती है, प्रोवाइड कौन करता है, इसीलिए पूरा चैनल क्या है, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। बॉलीवुड मनशियात केस में नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने दीपिका, श्रद्धा कपूर और सारा खान से तफ्तीश की और तीनों अदाकाराओं ने ड्रग पार्टीज में शिरकत का एतराफ किया, लेकिन साथ ही बताया कि अच्छा इस्तेमाल तो हमने ड्रग नहीं की, हम जस्ट पार्टी करने गए थे, वहां पर सिर्फ कार्बोनेट ड्रिंक पीने गए थे। दीपिका ने अपने बयान में मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ 2017 की व्हाट्सएप की ग्रुप चैट को तस्लीम भी किया, जिसकी वो एडमिन भी थी, जिसमें 2 अल्फाज माल और हैश बराए के ये लिखा था। अब के से क्या मुराद है? दीपिका के मैनेजर करिश्मा, के फॉर करिश्मा। इन्वेस्टिगेशंस कम से कम यही कह रहे हैं। तो अब एक तरफ तो जनाब ये सारा केस है, दूसरी तरफ है भारतीय मीडिया, और भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि दीपिका से बहुत सख्त सवालात पूछे गए और इसी के दरमियान ये भी हुआ कि उनकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। बहुत प्रॉब्लम में भी आई वो बात का जवाब देते हुए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इस मामले में शुएब जी मैं ये चाह रही थी कि हम इस सब पर तो बात करें, लेकिन चैट सामने आना दीपिका की, सख्त सवाल होना दीपिका पादुकोण से, और फिर मीडिया उनके पीछे भी लगता है। 2 बड़े वाकयात हैं, एक पद्मावत की रिलीज, उससे पहले इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनको टारगेट किया था, बहुत ट्रोलिंग भी की थी, ये कहा था कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून इनकी नाक काट देंगे। वो भी बड़ा स्ट्रेस का था सारे का सारा इनको सामना। और दूसरा मौका क्या आया था, वो बड़ा मौका था जब इंसानी हुकूक, इंसान को इंसान के तौर पर देखिए, इंडिया का जो असल चेहरा है उसे खराब ना कीजिए, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। दीपिका उन नौजवानों के पास गई थी, तब दीपिका को कहा गया था कि ये गद्दार है। अब देखिए, एक मामला आया, उसके ऊपर साइबर क्राइम भी सामने आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाती है, और हम दोनों इतनी बातें क्यों करें? हमारे साथ तो उमैर अलवी है। हमारे साथ तो उमैर अलवी है, फिल्म क्रिटिक उमैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या माहौल है बॉर्डर पार, हो क्या रहा है? मीडिया पे कमेंट करने से पहले जरा मुझे बताएं, ये पेशियां इनको आप कैसा देखते हैं? ये जो ड्रग की अब सिर्फ और सिर्फ बाज़गश्त है, और ये सिलसिला सुशांत से शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहली तो हम चीज़ जो डिस्कस हमें करनी चाहिए वो है कि हम किस मीडिया की बात करें। उस मीडिया की जिसको कबूतर में भी जो है स्पाई नज़र आता है, वो मीडिया जो ओमपुरी के इंतकाल के बाद उनको भूत नज़र आ जाता है उनका, सही है। तो इंडिया में आप सोचिए कि अर्नाब गोस्वामी साहब इतने मशहूर हैं कि उनकी बलबूते पे पूरा एक चैनल बन गया है। तो आप सोच लीजिए कितना लो लेवल उनका ये वाला मीडिया है जिसकी हम बात करें। एक अच्छा मीडिया है जो तरीके की खबरें दे रहा होता है, जो तरीके की चीज़ें कर रहा होता है, वो क्राइसिस ही में रहेगा, क्योंकि वो ये सारी 2 नंबरियाँ नहीं करता ना। कैसे पता कि दीपिका की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए? उन्हें कैसे पता? वो अंदर बैठे हुए थे। ये सारे जुमले कहे गए, बहुत सारे मीम्स बने, बहुत हार्श किस्म की रिपोर्टिंग हुई है। उन्हें कैसे पता? सवाल ये है ना, ठीक है, उन्हें कैसे पता कि लीक चैट में जो है वो अगर के कह रहे हैं तो वो उसका मतलब वही है। एग्जैक्टली, मतलब हर चीज तो उन्हें पता है। तो भाई तुम्हें पता है तो तुम्हारे फिर इतने मुल्क में हालात खराब क्यों हो जाते हैं? वही ठीक कर लो। एग्जैक्टली, अगर सब पता है उनको, और उसके बाद फिर भाई अर्नाब गोस्वामी इज अ सी ग्रेड एक्टर, अगर देखा जाए तो ए बी नहीं है ना। बहुत खुशकिस्मत है, आपने एक्टर तो कहा। एग्जैक्टली, सी भी माइंड ना कर जाए, आपने हो रही होती है ना बड़ी बात टीवी के ऊपर। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जिस किस्म की वो बातें हो रही होती है, कोई किसी को बैठ के वो बोलने भी नहीं देते ऐसा ही है। तो अब उस मीडिया की हम क्या बात करें? जहाँ तक बात है ये जो ड्रग पार्टी तो इन सब का कहने, देखिए ये बिल्कुल होती होंगी, और आज से नहीं हो रही, हमेशा से हो रही है। मतलब 70s 80s में भी होती थी, मगर इसी अगर आप गंद इसको कहेंगे तो इसमें अमिताभ बच्चन भी हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में शराब ही नहीं पी है, वो पीते ही नहीं है।
हमेशा से, क्योंकि देखिए एक्टर जो अपने आप का जिसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है वो ये करता है। अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि मेरी शक्ल पे नजर आ जाएगा और फिर मैं क्या एक्ट करूंगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर किसी कोई ड्रग पार्टी में गया है तो उसने ड्रग यकीनन ली होगी या नहीं ली होगी, हमें नहीं पता। exactly. हम क्या बाहर वो थर्मामीटर या कोई मशीन लिए खड़े हुए हैं कि भाई वो जो आदमी आ रहा है और क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं? जो बात कर रहा है क्या वो ये जांचने के लिए, ये नापने के लिए पहुंच भी सकता है? इसमें भी तो बहुत सारे मामलात हैं। अभी तो इस वक्त तो खाली वो अंदाजे पे चल रहे हैं ना। एग्जैक्टली। फोन सीज कर लिया, अरे सीज कर लिया तो क्या हुआ? एग्जैक्टली। और जब आप हम कहीं जाते हैं मॉल में तो वो 1 मिनट के लिए फोन हमारा ले लेते हैं। तो ये वो मॉल में तो नहीं जा रहे ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन। फोन सीज क्या रख लिया और बाहर निकलते हुए दे दिया। तो हम और सबसे बड़ी जो इंडिया की चीज है कि जो इंडिया के अच्छे वाले लोग हैं वो इसको हाथ भी नहीं लगा रहे। आप राजीव सरदेसाई को देख लीजिए, आप राजीव मचान को देख लीजिए, कहाँ है वो लोग? वो इसमें तो नहीं कूद रहे ना। बिल्कुल। वो अपनी जर्नलिज्म ढंगी कर रहे हैं ना। ये थोड़ी कि नाजरीन देखिए हम दीपिका की गाड़ी तक पहुंच गए, उनकी गाड़ी का टायर जो है उस काले रंग का क्यों है, सफेद क्यों नहीं है, जब वो सफेद कपड़े पहनी है। टायर भी पार्टी में गया था, बस यही लेवल रह गया बस। नहीं, और ये जो है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर, गाड़ी के पीछे, गाड़ी यहाँ पार्क होगी, यहाँ क्यों पार्क होगी, इस किस्म के टाइम गुजारना है ना उनको। वो कर रहे हैं बैठे, सनसनी बस फैलानी है हर चीज। मुझे बताइए भाई, कबूतर जो है पाकिस्तान से जा रहा है तो वो स्पाई है, वहीं बात खत्म हो गई ना कि भाई तुम लोग जब इसी उस लेवल की करनी अच्छा, है वो कबूतर हाथ से उड़ नहीं रहा, मतलब एक बार हो गया, थोड़ा सा अपने आप को क्रिटिकली देख लें थोड़ा। हम बहुत अच्छे हैं भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं। मजाक अपने मीडिया का जितना भी उड़ाएं, हम इतने गिरे भी नहीं हैं। हम आज भी देखें, हम बेवकूफ़ी करते हैं, ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी का काम करेगा, किसी का इंतकाल हो गया, पहुंच गए, वो इनसेंसिटिव चीज़ है, वो हम गलत करते हैं। ठीक है, कोई लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, कहीं कोई अटैक हो गया, हम वहाँ पहुंच जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो तो अपना इनैक्टमेंट करके, ये रहमान चाचा कौन है, अरे कौन रहमान चाचा, वो दिखा देते हैं। वो लोग यकीन भी कर लेते हैं, वो तो घर भी दिखा देते हैं, वो तो रास्ते भी दिखा देते हैं। क्यों होता है सब कुछ तुम्हारे यहाँ? यस। वो देखिए, वो अभी भी हम लोग जो है, हमारा ज्यादातर जो रुझान है वो टेलीविजन है। हमारे यहाँ फिल्म इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमारी सोच भी टेलीविजन के लिहाज से ही है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हम ड्रामा वाली लेवल से निकलते ही नहीं है बाहर, हम उस सुपरफिशियल उसमें नहीं आते। वो बॉलीवुड है, वो ऐसा सोचते हैं ना कि ओ हो देखा, ये तो वहां से आए, आज से 17 साल पहले ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान गया था, तो ये तो ड्रग ही हुआ, ये वही हुआ, ये तो वही है, ये वही है जिस पे उनको लगा दिया गया, वो उसी भेड़चाल में है, वो वैसे ही चल रहा है। किसी को नहीं चाहिए प्रूफ, तो चाहिए नहीं ना, ढूंढते भी नहीं है। इस सब में देखिए मीडिया का ये किरदार है। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खबर तो है, अगर इतनी हसीनाओं को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। मैं एक चीज है, आप दोनों बैठे हुए, मैं अगर आपका मौकफ लूंगा तो मैं आपका मौकफ भी लूंगा, सही है। मैं कभी इनका मौकफ लेके नहीं कह दूंगा कि, और शुएब साहब ने कहा तो यही हुआ होगा कि किरण ने उनको धक्का दे दिया। अरे धक्का दिया तो किरण से पूछो भी क्यों धक्का दिया, क्यों दिया भाई। एग्जैक्टली मैं करती है, मगर कम से कम पूछेंगे तो ना। वहां ये थोड़ी है कि उनको बुलाया, बैठाया, उनको रुलाया और उनका फोन जो है वो लिया और हमने उसकी पूरा फोन की सारी जिंदगी भर की चैट निकाली। कैसे हो सकता है? उमर, अगर सिचुएशन ये है, और इसमें बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी आते हैं, अगर सिचुएशन ये है कि फिल्म की प्रमोशन होने वाली है, तो वो क्या कहते हैं उसको कटघरा, उसमें बुला के बिठा लेंगे, आपके ऊपर ये आरोप भी है कि आप सिगरेट भी पीते थे। अरे तो फिर क्या हो सकता है? सब करते वो, उनका जो है ये आज से नहीं है कि 90 से। आपको बताता हूँ, जब आपको बॉम्बे ब्लास्ट 93 के हुए थे, तो उसमें जो है बुक आई है राकेश मारिया की, वो जो मेन कॉप था जिसने सारा कुछ सॉल्व किया। उसने कहा है कि जब हमने संजय दत्त को पकड़ा है, ठीक है, तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की थी अपने कमिश्नर से कि संजय दत्त को रनवे से ही लेके जाएं हम लोग। ओके, ठीक है, हम बाहर लाएंगे, वो एक हीरो है, अच्छे खासे लोग उसे फॉलो करते हैं। अगर हम उसको कपड़ा डाल के या पकड़ के मीडिया के सामने लाएंगे तो उसकी बेइज्जती होगी। ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, उसने कहा जितने भी हमने एक्टर्स एक्ट्रेसेस को उस वक्त के बुलाया था, हमने पीछे से बुलाया था, दरवाजे से। हम मीडिया के सामने से नहीं लाए थे, इसलिए कि मीडिया तो हाउंड करने के लिए खड़ा हुआ है वहां पे ना। नाज़रीन देखें, इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं कुमार गौरव 80 में 4 फिल्मों में हीरो आए,
जो उसके बहनोई हैं और ये हैं वो हैं, हाँ इनके बेटे सबको हैं, मिलाएं, सब कुछ कर देंगे ना, तो ये नहीं किया। और इसमें भी उमर, इसमें भी तो हो रहा है, बच्चन खानदान का नाम भी इसमें देखिए इस वक्त जो है ना, अभी खुदा न खास्ता ये जाने, अभी कोई इंडिया का मैच आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में कोई बलून किसी के ऊपर गिर गया पानी वाला और प्लेयर गीला हो गया, सब भूल जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे ये बलून कहाँ से आया, ये बलून किसने फेंका, पाकिस्तान का इसमें क्या हाथ था, ठीक है, इस प्लेयर के ऊपर ही क्यों गिरा, और इस प्लेयर के ऊपर आज तक इससे पहले क्या क्या हुआ है, और इस प्लेयर को गीला होने के बाद बुखार हुआ, पता नहीं, ये सब वो करेंगे, देखिए एंगल्स निकलेंगे, करेंगे, कोरोना का एंगल भी डाल देंगे और करेंगे। यही देखिए कुछ दिनों की बात है, अभी ये केस सॉल्व नहीं होने वाला, ये आपको ही पता है। आज तक कभी दिव्या भारती का मर्डर सॉल्व हुआ, परवीन भाभी का पता चला, मनमोहन देसाई का पता चला कि क्या हुआ था, कुछ नहीं पता चलता ना, सही, इसमें भी कुछ नहीं पता चलने वाला है। बेचारा सुशांत सिंह राजपूत चला गया, सही है, अब ये उस पे जब तक कोई नई चीज नहीं होती है ये उसको रगड़ते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। उनके पास तो देखिए फिल्में हैं नहीं, सही, सिनेमा खुले हुए नहीं है, ठीक, टीवी उनका यहाँ कोई देखता नहीं है, तो उनके पास क्या बचा, उन्होंने कहा यार ये करना है ना, बैठ के मजा आएगा, इंस्टाग्राम पे जस्टिस करके देखेंगे, प्लेक कार्ड्स उठाएंगे। और आज तक कुछ हुआ है, जितने ये शोर मचते हैं, उनकी दीपिका की लास्ट फिल्म आई थी जिसमें वो डिसफिगर्ड उन्होंने अपना पूरा मुंह किया था, कितनी अच्छी फिल्म थी, क्या हुआ, सही है, दलील कर दिया उसको, उसके बदले में कंगना की जो लास्ट फिल्म आई थी जिसमें वो लकड़ी के घोड़े पे बैठी हुई थी, क्या बकवास फिल्म थी, कितना उसको मीडिया कवरेज मिल गई थी। यही है इंडिया भाई, ये इंडिया क्या, यही मीडिया है, हमारे यहाँ भी ऐसे ने है। इतनी मेहनत की उसमें, इतने मुख्तलिफ शोबों में काम किया और आपने तो बिल्कुल ही उसको जीरो कर दिया। बकवास तरीन फिल्म मतलब मैं सिनेमा में देख के बाहर निकले सर पकड़े बैठा हूँ, क्या है मतलब, कंगना आज से अगर 300-400 साल पहले का भी वो एरा दिखा रहे हैं, जो भी डायलेक्ट वही है जो उनका तन्नू में है, तो मतलब अब इतनी मेहनत तो आप करें ना यार, ये तो क्रिटिसिज्म फिर बनता है, तो वो बेकार फिल्म थी, सही है, मगर कंगना को आप देख लीजिए कि हर चीज अभी इस वक्त जो है, कोई यहाँ पे लाइट बंद हो जाए, कंगना कहेंगे लाइट किसने बंद की, भाई तुमसे क्या मतलब है भाई, तुम अपना काम करो भाई, तुम एक्ट्रेस हो, तुम एक्टिंग करो, तुम्हें हर चीज में कूदने की क्या जरूरत है, दीपिका हो, सारा अली खान हो, उर्मिला हो, कोई भी हो, हर चीज में बोलना जरूरी है भाई, तुम मतलब आपका बॉडी ऑफ वर्क या तो इतना ज्यादा हो कि आप कोई शबाना आजमी लेवल की एक्ट्रेस हो, कि आप हर चीज कर सकती हैं, ठीक है, आप हर रोल कर सकती हैं, तो समझ भी आता है, बिल्कुल, तो आपकी 6-8 फिल्में हैं जिसमें जो अच्छी निकल गई हैं, बस इसके अलावा गई, तो ये और कवरेज कौन दे रहा है, इंडियन मीडिया। एक अदाकार खुद को एक्सप्लोर करता रहता है, जब तक काम करता रहता है वो खुद को एक्सप्लोर करता रहता है। देखिए नेपोटिज्म की बात करती है ना, सही है, क्या बाकी लोग क्या मतलब है, तो यार है, लेकिन क्या उर्मिला के वक्त नहीं था, ज्यादा था, उस वक्त ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस, माधुरी बाहर से आई उनके लिए नहीं था क्या, जूही चावला बाहर से उनके लिए नहीं था क्या, किस किस्म की बातें करिए यार। जब देखिए नेपोटिज्म सिर्फ 2 फिल्मों तक होता, ठीक है, तीसरी फिल्म आपको खुद करनी। अक्षय कुमार कितने साल स्ट्रगल किया, और अब देख लीजिए आप, और अगर कोई किसी बड़े अदाकार का या प्रोड्यूसर का बेटा है तो वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, ये नहीं कह सकते। शाहरुख खान, अजय देवगन को देख के नहीं कह सकते आप, अजय देवगन के अब्बा तो फिल्मों में थे ना इतने साल, ठीक है, उन्होंने अमिताभ, विनोद खन्ना सबके साथ काम किया। संजय दत्त को कितना एफर्ट उसके फैमिली से मिल जाए, कितने प्रोड्यूसर्स मिल जाए, संजय दत्त अपनी जगह है, शुरू के 15 साल में उनने कई ऊपर नीचे, और जो फिल्में अच्छी हुई उनकी, वो लोग यकीन नहीं करते थे कि कैसे अच्छी हो गई, हुआ, मगर फिर खुद अपने आप को डिस्कवर किया ना, आप अपने आप को खुद जो है डिस्कवर करते हैं, आपको खुद अपना पता होता है कि आप में कितने पानी में आप, वो नहीं वहां पता चल रहा है इस वक्त। ये देखिए, मैं ना वापस स्टार्स के ऊपर भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये स्टार्स के साथ में ना यूं करके प्ले कौन कर रहा है, हम एक बार फिर मीडिया की बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम गुजरा इसको, वही काले चिंकारे वाला केस एंड सलमान खान, और जो कवरेज का स्टाइल था, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हुआ हूँ, ये सब वर्चुअल है, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर ये जीप है और यहीं पर ये जंगल है और सामने से चिंकारे आ रहे हैं और सलमान खान ने बंदूक ताना, और फिर उसके बाद में 1 बाय 1 वो पॉपअप हो रही है ना, एक्ट्रेस सोनाली आ गई तो ये आ गई तो वो आ गई, पूरा वाकया बता दिया। अब देखिए इसमें क्या होने जा रहा है ना, और इसमें चल क्या रहा है, दीपिका की वही पिक्चर्स होती हैं, वैसे कुछ फुटेजेस होते हैं, दरमियान में उस लड़की की शादी की पिक्चर भी लगती है। देखिए सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी अदाकार के लिए एक फिल्म बना के रखी जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए स्ट्रॉन्ग वुमन बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता,
ऐसा ही है, ठीक है, सीधी सी बात है, ईमानदारी की बात ऐसे है, और ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है। और ख़ास तौर पे उस मुआशरे में जहाँ पे ख़वातीन के साथ आप कोई बहुत ही हमेशा से तो इतना अच्छा सलूक नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे शोबिज़ में दीपिका हो गई, सारा अली खान को मैं नहीं कहूँगा वो नहीं आई है, उर्मिला हो गई, इवन कंगना हो गई, जिसका कोई ओपिनियन है, ठीक है, वो गलत है, क्यों है। हमारे यहाँ भी आपने वो बयानात नहीं सुने कि ख़वातीन को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, किचन में ज़रूरत होती है, किस किस्म की अवार्ड दे दिया तो क्यों दे दिया, एग्जैक्टली किस किस्म की बेवकूफ़ी की बात क्यों दे दिया। हाँ, और सबको मिल चुका है, उस पर कुछ नहीं करना, बस ये खातून है इनको क्यों मिला, हाँ, और उनकी ओपिनियन है, सही है, अंग्रेजी बोल लेती हैं, प्रेजेंटेबल हैं, टीवी पे नजर आती है तो लोग जो है सुनने बैठ जाते हैं, क्यों दिया। तो ये एक हमारा इशू है, पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया भर का, वहाँ भी इस खत्ते में ज्यादा शायद भाई वही, हाँ है, बिल्कुल है। और देखिए मीडिया में भी खास तौर पे इंडिया में भी ये हो रहा है, यही चीज़ हो रही है ना इस वक्त यहाँ वहाँ पे, कि आपने ये नहीं देख रहे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उसको सॉल्व करो, बिल्कुल आप बाकी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पूरा डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, और फिल्म एक बहुत पुराना स्किट था 50-50 का, उसमें कहा कि वही इस्माइल तारा और माजिद जहांगीर बैठे हैं, वो कहते हैं कि अरे आजकल देख रहे हो कि फिल्म स्टार क्रिकेट खेल ले, तो कह रहे हाँ तो और क्या करें, क्या तो कह रहे क्यों, इसमें बुरी बात क्या है, तो कह रहे अरे फारिग बैठे, कुछ करने को तो है ही नहीं। तो वही है कि 80s में फिल्में कहाँ बन रही थी जिस जमाने की ये बात, तो वही है, फारिग बैठे हैं, फारिग बैठे में क्या करें आप, तो यही करेंगे भाई। अमेज़न प्राइम पे फिल्में आनी है, आ रही हैं, जिस तरह जो लगी हुई है लाइन में वो है, नहीं तो बन नहीं रही, ठीक है, तो अब क्या करें, यही कर लेते हैं। और इस सब किस्से में जो एक तकलीफ है वो सुशांत की फैमिली के लिए है, उसके फ्रेंड्स के लिए है, उसके आपने देखा नहीं कि स्टार्ट कैसे हुआ था, रह गया वहीं पे, मर गए, ठीक है, लटक के मरे, खुदकुशी की है, मारा है, मारे नहीं, ड्रग ली है, ये अरे यार कोई एक डेफिनेट चीज तो बताओ, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको नहीं पता, हाँ। इनको पता है, इनको सब पता है, और हर रोज नया नया पता चल रहा है। और हमारे भी तो वो बगैर सोचे समझे सब रीट्वीट कर देते ना उसको, कि देखा हम तो यही कह रहे थे, अपनी मतलब की बात जब लगे तो बंदा रीट्वीट कर देता है, ये तो अच्छा आदमी था ही नहीं, ये तो अच्छी औरत थी नहीं। और इसमें फिर ये कि माहौल ऐसा बन गया कि जिया बच्चन हो गई, एक दो अदाकार और हो गए, उनको ये कहना पड़ा कि पूरा बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट है, ड्रग माफिया के तहत चल रहा है यार, आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हैं। ड्रग्स हर जगह होती हैं, हमें आपको भी पता है कहाँ हमारे, मुझे नहीं पता, देखिए पता होता है आपको, ये पता है ना, कभी हमने इस्तेमाल की, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमें पता नहीं क्या हो रहा होता है, ठीक है। एक दफ़ा दावत में नॉर्मल कोई ऐसा भी नहीं था, उसमें बैठे हुए थे, तो एक साहब जो थे उसमें चलते हुए, अब मुझे नहीं पता कि ये टुन है, जाहिर है नहीं पता ना, ठीक है, मुझे क्यों पता, कैसे पता। एक दोस्त था मेरे साथ जो डॉक्टर था, उसको आइडिया था, ओके, उसने कहा कि इनसे जरा दूर लो, मैंने कहा ठीक है, कि सलाम भी नहीं करना, मैं ठीक है, बैठे रहे हम लोग, तो उससे आइडिया होता है ना, क्या सब डॉक्टर्स बैठे हुए टीवी के ऊपर कि सबको पता है, ऐसे थोड़ी है, आपको क्या पता किसने ड्रग ली किसने नहीं ली, सही, आप क्या टेस्ट कर रहे थे वहाँ खड़े हुए बाहर, तो ये रवैया नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तक इंतजार कर लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही हो, देखिए जब कंक्लूजन नहीं होगा ना, फिर हाँ बिल्कुल, अगर कंक्लूजन आपको 10 कंक्लूजन से दे देने पहले से खुद से, और जब 11वां कंक्लूजन आएगा जो इन सब का उलट होगा, तो फिर क्या करेंगे। उमैर, थैंक यू। बच्चे सबके सांझे, सबको अजीज, उनको इतनी सी तकलीफ में हम नहीं देख सकते। पेरेंट्स की सिचुएशन जानिए, वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी मामले में इंफॉर्मेशन की कमी बच्चों को सेहत के मसाइल की तरफ ले जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स देती हूँ, बच्चों के जिस्म पर, चेहरे पर लोशंस का, क्रीम्स का इस्तेमाल थोड़ी सी बेध्यानी के साथ, फिर ऐसे में ये होता है कि वालिदैन इन नन्हे नन्हे फूलों की प्यारी प्यारी सी जिल्द का ख्याल नहीं रख पाते, थोड़े थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, मौसम की मुनासिबत से चलना चाहिए, बच्चों का ध्यान करना चाहिए। तो मुश्किल को आसान किया देते हैं। अब हमारा साथ देंगे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली काज़मी। वेलकम टू नया दिन। प्लीज़ हमें बताइए ना, एक तो ये कि गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई धूप है दिन में, रात में लाइट नहीं है, पसीने बच्चों के छूट जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। अब इतनी सेंसिटिव स्किन होती है बच्चों की, तो
तो वो जो मॉइस्चर है, वो जो गर्मी है, उसको झेलना इन बच्चों के लिए परेशानी का बायस, और बच्चों की इस परेशानी को देख के पेरेंट्स को करार नहीं आता। थोड़ा सा हमें पहले इसके बारे में बताएं, फिर वेदर चेंज और दीगर मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, उसमें अब तो वैसे एक बात है कि मौसम बहुत चेंज हो गया है, मगर फिर भी अभी भी स्टिल गर्मी तो है, हबस भी है। बिल्कुल। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का कि धूप से, गर्मी से, हबस से अपने आप को बचाएं, वरना उसमें सबसे ज्यादा जो एक एलर्जी होती है, रिएक्शन आता है, वो आता है धूप की, गर्मी, हबस की वजह से, जिसको आम ज़बान में पित्त कहते हैं, हम उसको मलेरिया कहते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन होता है ड्यू टू हीट। लाल रैशेस बन जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। उसके लिए बेस्ट दो चीज़ें हैं। एक तो आम, मैं बताऊंगा, पाउडर का इस्तेमाल करें। जो आम पाउडर बच्चे घर में होते हैं, आम पाउडर छिड़क लें, वो एक बैरियर बनाता है और वो वहाँ पर से एलर्जी को ख़त्म कर देता है। और दूसरा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि बड़ों के लिए भी है, कि वाइट कलर के, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है, याद रखेंगे, सफ़ेद रंग धूप को रिफ्लेक्ट करता है, धूप को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। जो डार्क कपड़े होते हैं, वो काले कपड़े या डार्क रंग के कपड़े, वो कपड़ों को धूप को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, रिफ्लेक्ट धूप हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तो उसमें से हीट प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसलिए कपड़ों का इस्तेमाल, डेली नहाना, कम से कम 2 दफ़ा नहाना, और आम पाउडर का छिड़क लें, रूटीन में कोई आम पाउडर वो छिड़क लें। ये चीज़ है कि जो बच्चों में क्या, बल्कि बड़ों में भी मैं कहूँगा, जो भी है वो इसमें इस्तेमाल करें, और कोई एलर्जिक रिएक्शन धूप का, गर्मी का, हवस का उनको नहीं होगा। मुझे ज़रा ये बताइए ना, बड़ों की बात कर रही हूँ मैं, उमूमन ऐसा होता है कि ग्लोइंग स्किन, बिल्कुल क्लीन, शफाफ, इसके लिए कुछ फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। नुकसानदेह होता है ये, थोड़ा सा ये बात लोगों को समझाने की अभी भी ज़रूरत है। प्लीज़ बताइए हमें इस बारे में। आई थिंक ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है, और हम चाहते हैं अपने हर मीडिया पे, हर डॉक्टर को चाहिए आके इनके बारे में ज़रूर बात करें। ये जितनी फेयरनेस क्रीम्स हैं, जितनी भी, पहले तो मैं बताऊंगा, जो पहले काफ़ी अरसे से चल रहा है सिलसिला, और अब भी इनफैक्ट चल रहा है, कि 3-4 क्रीमों का मिक्सचर लड़कियां हैं, घर में बच्चियां बनाती हैं और चेहरे पे लगाती हैं, और उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि उसके रिजल्ट्स के बाद उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। सारी ज़िंदगी वो साइड इफ़ेक्ट रहता है। अब उन्होंने क्या किया, वो तो मैं साइड इफ़ेक्ट अभी आपको बताता हूँ, मगर उन्हीं 4 क्रीमों को लेके मिक्स करके किसी में 2-3 या जो भी एडिशंस की हुई हैं, अब लोगों ने मार्केटेड करनी शुरू कर दी हैं। एज ए मार्केट में आप जाएं, 50 किस्म के आपको रैक के अंदर इस तरह की क्रीमें मिलेंगी, सही है, जिसमें वही चीज़ें डली हुई हैं जिनके मुज़र इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, क्या चीज़ें डली हैं? 2 सबसे बड़ी जो चीज़ें हमारी जल्द को तबाह बर्बाद कर देती हैं, इरिवर्सिबल, एक है स्टीरॉइड और एक है मर्करी उसके अंदर। अब मैं बताना चाहूँगा ये दोनों चीज़ें करती क्या हैं। ये जितनी फार्मूला क्रीम्स हैं, इनके अंदर किसी में क्वांटिटी ज़्यादा, किसी में कम, मगर करेगा क्या? रंग तो ये साफ करेगा, स्टीरॉइड और मर्करी रंग को काटता है, सफाई देता है, मगर दूसरी तरफ ये क्या करेगा? जिल्द पे बाल आ जाते हैं। बच्चियों के कुछ अरसे में तो जिल्द साफ हुई, मगर उसके साथ साथ जिल्द पे बाल आ जाते हैं जो सारी ज़िंदगी रहते हैं। लेज़र से भी ख़त्म नहीं होते, कोई लेज़र नहीं है जो बालों को ख़त्म करे। कम हो जाएंगे, लाइट सॉफ्ट हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होते बाल, सारी ज़िंदगी रहेंगे उनके चेहरे पे बाल, कम हो जाएंगे। दूसरा क्या, जिल्द पतली हो जाती है। ठीक, यानी एम्ब्रेस योर नेचुरल टोन, ये हमें प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप, और जैसे आपने कहा कि वो क्रीम्स इस्तेमाल ना करें जिसमें मर्करी है, जिसमें स्टेरॉइड है। वेलकम बैक। एक मामले को उठाना होगा, अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। सिर्फ और सिर्फ कैंपेन से, बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला देते हैं, बात बस यहीं तक महदूद रहनी नहीं चाहिए। यही कुछ सोचा किसने, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री होना चाहिए, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन वायरस ऐसा है कि इससे लड़ना ज़रा मुश्किल हुआ जा रहा है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे माँ से और उनके बेटे से जो थकते नहीं हैं लेकिन बहुत मसरूफ़ रहते हैं। अगर ये अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो हम ढूंढते रह जाते हैं कि इन लोगों ने कितना काम किया। चेहरे इतने तरोताज़ा दिखाई देते हैं, दिन इनका इंतहाई मशक्क़त से भरा। और ट्विटर पर अगर आप इनका नाम लिखकर सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि मुजीब खान नामी एक सारिफ ये सबके फेवरेट बनते जा रहे हैं, ये भी और इनकी अम्मी भी, क्योंकि वो तो पोलियो के खिलाफ लड़ने में है सबसे आगे जनाब। दुश्वार गुजार रास्ते हों या जो भी मामला हो, थकते नहीं हैं, जहां पहुंचना हो वहां पहुंचते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, फिर वापस घर को आते हैं।
मुजीब खान ने आज हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से हम इससे मुतालिक बात करेंगे। मुजीब, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप और आपकी वालिदा कितने सालों से इंसदाद पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं? जी बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुजीब है। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर अजीरे से मेरा ताल्लुक़ है, और जो मेरी वालदा हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो 26 ईयर हो गए उनको ये काम करते हुए, और मेरी जो एज है वो 20 ईयर्स है। और मैं भी बचपन से उनके साथ जो है, जब भी ये कैंपेन हुकूमत के लेवल पे ये लॉन्च होती है तो मैं भी उनके साथ हमेशा जो है, तो जो अपना गांव है, जो हमारी फील्ड होती है, तो मैं उसमें जो है तो अपनी वालिदा के साथ हमेशा इस मुहिम का हिस्सा बनता हूँ। ओके, यानी आपकी वालिदा को जाना होता है और आप सपोर्ट करते हैं, आप एज वॉलंटियर जाते हैं उनके साथ फिर? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो है BS एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट में, और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मैं जो है यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरमैन भी हूँ। वेरी नाइस, जबरदस्त। मतलब जितनी अच्छी सोच आपकी है, और जैसे आप प्रैक्टिकली जाते हैं ये करने के लिए, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि भाई अम्मी का तो प्रोफेशन है तो अम्मी को तो जाना है, नहीं नहीं मैं भी साथ जाऊंगा, ये आप दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। पहले मुझे जरा इस बारे में बताइए, क्या ऐसा होता है कि आप फिर यूनिवर्सिटी जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं, तो आप उनको भी मुतहरिक करें कि जैसे मैं घर घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं हर बच्चे को पोलियो का खतरा मिलना चाहिए इसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी करें, ऐसा होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली चूंकि हम फील्ड में जाते हैं तो, और हमारा जो एक एक्सपीरियंस है, तो पोलियो के हवाले से ये है कि ये जो इंडिविजुअल बेसिस पे कभी भी हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सही। और इज्तिमाई बुनियादों पे जो काम करने वाली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो पोलियो वर्कर हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, अगर उनको वो प्रोवाइड की जाएँ प्रॉपरली, उनकी जो वेजेस हैं उनमें इजाफा किया जाए, आई मीन टू से दैट कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए हर हवाले से, उनको हर वो फैसिलिटी दी जाए ताकि वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें, और जो है इस वायरस को बहुत अच्छा आपने बताया, खात्मा कर सकें। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कि आप लोग जाते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे प्लीज ये बताइए, क्योंकि देखिए इस वक्त लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? क्या ऐसी चीज आप बचपन से अब तक देख रहे हैं कि अगर अम्मी को ये सहूलत मिलती तो अम्मी और बेहतर अंदाज में काम करती, कम से कम पीस ऑफ माइंड होता, मजीद अच्छी तरह से डिलीवर करती? वो एक दो पॉइंट्स बताइए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब हम जाते हैं तो एक जो यहाँ पे पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है उसके हवाले से एक मजहबी बुनियाद परस्ती जो फैलाई गई है कि ये कोई गैर मुल्की साजिश है जो मतलब हमारे बच्चों को फ्यूचर में उनको किसी किस्म की डिसेबलिंग कर रही है। तो उस हवाले से लोगों के अक्सर जो है वो सवालात होते हैं, लेकिन जो हमारी वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है उसमें फिर हमको सिखाया जाता है कि वो चीज़ें कैसी हैंडल करनी है, और हम जो है तो इस चीज़ को भी आस्ता आस्ता इसको मतलब लोगों को वो क्लियर करते हैं। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खुसूसन कश्मीर के अंदर, तो वो एक जो है तो मैं समझता हूँ कि वो भी काफ़ी हमारे काम में जो है किस्म की रुकावट बनता है। और इसके अलावा जो बुनियादी सेहत का निज़ाम है उसमें जो खामियां हैं वो भी इस जो वायरस है इसके खात्मे में जो है तो काफ़ी रुकावट है। ठीक, जब हम सवाल आपसे करते हैं कि आप दुश्वार गुजार रास्तों से कहीं जाते हैं तो ज़ाहिर है एक ख़तरा तो होता है, क्योंकि हमें तो ख़बरें ही वहाँ से ऐसी मौसूल होती हैं, जिस तरह भारतीय सफाकियत है, जिस तरह हम मोदी सरकार को देखते आए हैं कि जो वो कश्मीर में मकबूजा वादी में करते आए हैं। ज़रा आप बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आपका घर वहाँ पर है, वहीं पर आप पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली सर, और हमारे जो नियर टू लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारा भी जो एरियल डिस्टेंस है वो अबाउट 5 किलोमीटर है। तो वो जो हसास एरियाज हैं वहाँ पे जो हम ये समझते हैं कि लोग एक दौरे और त्रेरे जो है जबर का शिकार हैं। वहाँ की जो वर्किंग वूमेन है या वो जो वर्किंग क्लास है वो घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाता है, चूँकि आए रोज वहाँ पे फायरिंग और फिर पोस्टें इतनी नजदीक होती हैं कि लोगों की जो जिंदगी है वो हर टाइम आप इसी इलाके में, आपने कहा ना ये 5 किलोमीटर आपका ज़ाहिर है वो डिस्टेंस बनता है, आपका काम करना उन दिनों मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको निकलना था, उसी एरिया में जाना था, लेकिन आपने कहा कि नहीं अभी नहीं जा सकते? एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, 1-2 टाइम्स हुआ है कि इंतहाई जो पुरशद्दत जो हालात थे तो उनमें जो रेगुलर फायरिंग उनमें हमारा निकलना मुश्किल था। और फिर बॉर्डर लाइन के अंदर वो हमारे फिर वो बहुत सारे जख्मी हैं, उनके जख्मी हो जाते हैं लोग, उनके लिए फिर वो जो है वहाँ के पूरे एरिया के अंदर कोई सेहत की फैसिलिटी नहीं है कि वो लोग जो है तो वो अपना इलाज करा सकें, या फर्स्ट एड की इवन जो फर्स्ट एड की जो उनको सहूलत है वो भी मैसर नहीं है। तो ये काफ़ी इस निज़ाम के अंदर बहुत दुश्वारियाँ हैं, जिसमें जो नफरत है, ये जो खेल है, जो
गोले और बारूद का खेल है, तो इसने इंसानियत को हम ही समझते हैं कि तबाह किया हुआ है। अच्छा, देखिए इसका जो एक बेहतरीन सोल्यूशन समझा जाता है वो है किताबें। इल्म जितना, मालूमात जितनी, किताब से प्यार, किताब से दोस्ती जितनी, ये कहा जाता है कि ये इसका सोल्यूशन है। इंसानी ज़िंदगी के वक़्त को जांचने के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, और क्या आप किताबें पढ़ते हैं? कितना आपको इसके लिए मौका मिल पाता है, और कितनी बार आप सोचते हैं कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ सकता था, टाइम नहीं मिल रहा, बच नहीं रहा मेरे पास? एग्जैक्टली हम ये समझते हैं कि चूंकि जो इल्म है, फिर उसके बाद जिद्दोजहद है, और उसके बाद एक फतह का रास्ता हमारे सामने होता है। लेकिन सबसे पहले बुनियादी तौर पे ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो एक मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के अंदर अभी 2 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, और जो 73% जो हैं तो यहाँ पे गैर निसाबी बुक्स कभी पढ़ी ही नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले लोगों को ये बुनियादी मसाइल जो उनकी रोजी रोटी है, उनका रोजगार का मसला है, जो उनकी सेहत का मसला है, तालीम का मसला, ये हल करेंगे। अगर ये हल नहीं करेंगे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी नस्ल होगी वो तालीम याफ्ता भी होगी, वो एक अच्छा तरजीही बुनियादों पर करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। और क्या कहना चाहिए? थैंक यू। और हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर अब वो पॉसिबिलिटी या उसमें रिफॉर्म्स की कोई जो है गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक बड़ी समाजी तब्दीली की जरूरत है ताकि जो है तो हम अपने आने वाली नस्लों को सिक्योर कर सकें। मुझे अम्मी को सलाम कहिएगा हमारा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे कभी कराची आना हो तो फिर हम आपको स्टूडियो में भी इनवाइट करेंगे। यस, बहुत जरूरी है। ये वाकई बहुत एनर्जेटिक एंड चार्ज, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। और ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, स्पेशली उस इलाके में जहां पर काम करना ज्यादा मुश्किल है। छोटा सा एक बच्चा है लेकिन काम करता है वो बड़े बड़े, सोच उसकी बड़ी जबरदस्त है। मिशन है उसका क्या? बहुत बड़ा। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, इस मिशन का आगाज उन्होंने किया है। राशन से कोई महरूम ना रहे, गुर्बत का खात्मा हो। और ये नन्हा सा हीरो जब ये मैदान में निकला है तो हमने देखा कि सब इसको सराह भी रहे हैं। अब इनका ये नेक इरादा ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका ये जो सफ़र है इसमें अब काफिला बनता चला जा रहा है। तो हम जरा इस काफिले की बात भी करेंगे, इंस्पिरेशन की बात भी करेंगे। क्या चीज़ उसे मोटिवेट करती है, वो क्या वाकया था जिसने उसे फोर्स किया टू टेक दिस स्टेप। तो आज हमने सोचा कि उसी से मुतालिक हम बात करें। मैं बात कर रहा हूँ हसन अदील की। हसन अदील और उनकी वालिदा सुमैया रईस आज हमें ज्वाइन करें। आप दोनों को गुड मॉर्निंग कहेंगे। कैसे हैं आप दोनों? ग्रेट। हसन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे प्लीज बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जिसने तुम्हें इतना फोर्स किया कि नहीं मुझे ये करना है। ये ड्राइव फोर्स होती है ना एक, अच्छा नहीं अब मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है कि कोई भूखा ना सोए। देखिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और जब आप जानते हैं कि जब 23 मार्च थी और लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, अनाउंसमेंट हुई, और मेरा जो यानी घर है वो एक बारौनक जगह पे है माशाल्लाह, तो वहाँ पे सारी दुकानें बंद होना शुरू हो गई, जो बच्चे रिक्शे वाले वो सब थे। मेरी एज पर मेरी फीलिंग, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने घर पे जो है मामा जो है दाल अच्छी बनाती है, मैंने बोला आप दाल बना दें, हमने बांटने जानी है। लकी मदर ना, अभी तारीफ भी हो गई खाने की दाल की। और बच्चा कह रहा है दाल अच्छी बनाती है। फिर क्या मैंने जब अपने बाबा को कॉल की, मैंने बोला ऑफिस से वापसी में आप 100 रोटियां ले आइएगा। तो उन्होंने बोला 100 रोटियां क्या हो गया? तो मेरे बेटे को कितनी भूख लग रही है आज। तो मैंने बोला कि बांटने जाना है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं। हम लोग गए बांटने, मैंने बांटा, मैंने ऐसी चीजें देखी जिनसे मैं मुतासिर हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। I need to help you। मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने 2 ऐसी चीजें देखी। एक जो अंकल थे, उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा एक और दाल दे दो, घर ले जानी। अच्छा। उस बात से मुझे ये एहसास होया कि भूख इंसान को कितना मजबूर कर देती है कुछ भी करने के लिए। फिर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दे दो, मैंने खुद तो खाया। बोला कि एक और दाल दे दे, मैंने घर भी ले ली। that shows कि घर में भूखे थे। यस। फिर जब हम लोग आगे गए तो मैंने एक और अंकल को ही दाल दी और रोटी दी, तो वो रोटी जो थी वो आखिरी थी और वो ठंडी रह गई थी। उनके बराबर वाला जो नलका था उन्होंने वो खोला, उसे गीला किया और खा गए। ओके। That touched my heart और मैं रात में सो गई। अब मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह कुछ ना कुछ करना है।
अब मैं ये सोच रहा हूँ सुबह रोज 100 रोटीज भी मंगवाई नहीं जा सकती बाबा से, है ना? That's the point. मैंने सुबह उठा, मैंने फिर ये नहीं यही बोला कि आज फिर आप कुछ बना मम्मा तो बना देंगी, बाबा को डेली कन्विंस नहीं कर सकते। उन्होंने वो तो कर देंगे। उन्होंने मुझे बोला कि हसन देखो, आप घर के भी खाने बनाने होते हैं, ग्रोसरीज भी लानी होती है और बाकी सारे काम भी होते हैं, तो इट्स अ लिटिल हार्ड। तो अब हम लोग कुछ और प्लानिंग करते हैं। अब मैं उदास यूं बैठा हुआ, अब क्या होगा। अचानक से पीछे से मेरी मेड आती है, उन्होंने मुझे यूं किया, कहती है हसन ये आप 500 की नोट लीजिए और ये काम शुरू कीजिए। मेड ने आपको सच जी मेरी डोमेस्टिक ने बोला है मुझे, मेरी डोमेस्टिक ने मुझे बोला। दैट्स द पॉइंट ना, इसीलिए मुझे मेरे हार्ट को टच किया। और जब मैंने उन्हें बोला, मैंने बोला आप तो, मैं बोलने वाला था कि आपको भी तो ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला मुझे पता है, मुझे भी ज़रूरत है, मगर मुझसे ज़्यादा औरों को ज़रूरत है, काम शुरू करो। ब्रिलियंट। दैट वाज माय टर्निंग। और फिर उसके बाद में आपने कैसे, फिर आपने सोचा कि नहीं डोनेशंस चाहिए, थोड़े फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर क्या हुआ? उस दिन भी मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन से पहले भी मुझे एनजीओ का मतलब भी नहीं पता था। बट फिर मैंने रिसर्च की, रात में जब मेरे बाबा आए, मैंने उनसे बातें की कि अब क्या करें, मुझे वापस बांटना। तो उन्होंने बोला कि द बेस्ट थिंग इज कि आप एक एनजीओ ओपन करो। एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप डोनेशन इकट्ठी करते हो, हम लोग आपको मदद करते हैं और आप फिर लोगों की मदद करते हैं, तो आप एक ब्रिज बन जाते हैं। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा रोकूंगी प्लीज, मैं थोड़ा सा रोकूंगी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है। ये मुझे बताएं, आपको भी तो हेल्प करते हुए देखा होगा इन्होंने थोड़ा सा, तो शायद इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इसको हम 1, 2, 3, 10, 20 वाकयात समझे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है ना, केयर एंड शेयर। ये आपने सिखाया है, ये अपब्रिंगिंग में सिखाया है आपने। बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटीज जो होती हैं वो उसकी अपनी बुनियादी भी होती हैं। अच्छा, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी। ही इज द एल्डर वन? नहीं, मिडिल वन। ओके। और ओनली वन बॉय। ओके। मतलब बाकी 2 और बेटियां। तो कुछ घर के अंदर ज़ाहिर है मैंने अपने वालिदैन से सीखा, फिर मेरे अब्बू और इनके वालिद दोनों की नेचर बहुत ही फ्रेंडली नेचर। तो कुछ चीज़ें मैंने खुद ऐसी की जो इसने पिक की। ओके। उसमें जो मेनली हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ये, सबसे पहली बात, हमारे घर में जो हमारा स्टाफ होता है ना, मैं जो खाना बना रही हूँ वही खाना हम उनको भी खिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, जो आपको हेल्प करने के लिए आए, बिल्कुल अपनी सारी चीजें, हमारा ड्राइवर हो, चाहे वो हमारी मेड हो, वो फैमिली है और वो वही चीज़ खाएंगे जो हम खाएंगे। सेकेंडली जो मैंने नोटिस किया कि इसने क्या पिक किया, और उसको बताती भी मैं रहती थी, जब ईद के मौके पे हम ईदी बना रहे होते हैं ना, तो चांद रात को जब ईदी भर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो सेम एनवलप के अंदर कोई चेंज नहीं और सेम अमाउंट मेड्स और ड्राइवर्स के लिए भरते हैं, ताकि इनको ये एहसास हो कि वो हमसे अलग नहीं है। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना, कि हमारे यहाँ ना उमूमन ख़वातीन ये चीज़ जहन में भी नहीं लाती कि अगर मैं ये कहूँगी जल्दी जल्दी से ज़्यादा काम करा लूँगी, मेरा बच्चा देखेगा, और फिर उसको इस बात की कदर ही नहीं होगी कि ये कोई मेहनत कर रहा है और पूरे दिल से मेरा काम कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है। आपने ये चीज़ उनको सिखाई। ये तो होता है ना कि माँ से लोग पूछते हैं, वालिद से लोग पूछते हैं कि आप अपने बेटे को कहाँ देखना चाहती हैं, ये तो उसने बता दिया, आगे करना क्या है। चीज़ जो मैंने इनको सिखाई, वो कोई भी काम हो, चाहे कुछ कह रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, अल्लाह का नाम जरूर डालो। माशाल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हर उससे तुम्हारे काम में और बेहतरी बरकत आ जाती है। ये लेकिन मुझे एक स्टैंप लग जाएगा कि अब ये अल्लाह के साथ ये काम, तो अल्लाह से डील कर रही है ना हमने, फिर अल्लाह ही उस मामले को लेकर आगे चलता है। शरीर है ये, बहुत शरारतें करते हैं, वो लगता है वैसे सोएंगे के अलावा जो घर में एक जिंदगी थी, यहाँ हंसमुख लगते हैं। मुझे नहीं लगता गुस्सा आता होगा, आता है थोड़ा बहुत आता है, बहनों पे चलता है, इतना अच्छा काम करे चलता है। लेकिन मुझे बताएं, यू बीइंग अ मदर, जब हमने इन हालात में देखा कि मदर सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं कि कोविड-19 है, बच्चे को बाहर नहीं भेजना या खुद भी बाहर उस तरह नहीं जाना, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, बाहर से कोई अंदर ना जाए, किस वायरस कॉन्ट्रैक्ट हम ना कर लें। आपने उस मुश्किल हालात में अपने बेटे से कहा कि फाइन गो आउट। इसका आंसर पहले मैं देना प्लीज। जब ये स्टार्ट हुआ तो जब मैंने रिक्वेस्ट की तो सबसे पहली बात यही है, कोरोना चल रहा है और आई एम एन एस्थमेटिक पेशेंट। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ये तो मुश्किल होगा। मैंने बोला आई डोंट केयर,
आई लिटरली डोंट केयर। अगर इससे मेरी जान को भी अफेक्ट होता है ना, तो इससे कोई और भूखा नहीं सोएगा, विच इज़ माई NGO's नेम, भूखे नहीं सोएंगे। और मेरा ये वादा है इंशाल्लाह कि मेरी और मेरी टीम की पूरी यही कोशिश होगी कि कोई भूख। अब मुझे टीम के बारे में तो बताएं। कौन कौन है? हमारी टीम में 25 मेंबर्स हैं और हम लोग सारे मिलके जाते हैं। सारे आपके दोस्त हैं या कैसे आपके इस काफिले में शरीक हुए हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हमने ये स्टार्ट लिया तो मैं थी, मेरी बहनें थी और मेरे पेरेंट्स थे। हम लोग ही पैकिंग करते थे, राशन मंगाते थे, खुद ही पैकिंग करते थे, सारी चीज़ें। 3 मेंबर्स तो आप बहन भाई हो गए उस वक्त। टीम मेंबर्स बहन भाई थे। फिर जब हम लोग ग्रो करते गए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए, फिर हमने वॉलंटियर फॉर्म अपना रिलीज किया, फिर उसमें लोगों ने फिल किया, फिर हमारी एक अच्छी 25 मेंबर्स की टीम बन गई पूरी। और अब और भी लोग। ये सब ऑनलाइन चलता रहा, ये ऑनलाइन हुआ ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 25 मेंबर्स इसी एज ब्रैकेट के हैं जैसे आप और आपकी बहनें हैं? ओके, थोड़ा शेयर करें ना। हम कोई 25, कोई 30, मतलब 18 से 50 बड़े ही हैं। ओके, और अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? और ज्यादातर किन किन सिटीज से उनका ताल्लुक है? अभी कराची मोस्ट ऑफ द लोग कराची से। आगे जाना है? हमारा प्लान है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो करना चाहिए वैसे। यस, बट मुझे मैं पूछना था किरण इनसे कि डोनेशंस वाला भी मामला कैसे है? कोई डोनेट अगर करते तो कैसे है? अकाउंट नंबर आपने दिया, मैं चाहूंगा अगर आप शेयर भी करें तो, कि इस तरह आपको डोनेट किया जाए और फिर आपका भी ज़रा इनिशियली तो यूर वर्किंग इन कराची, तो प्लीज़ वो भी शेयर करें। देखिए शोएब भाई, हम लोग जो है ना अभी करंटली डोनेशन हम लोग अपने ईजी पैसा नंबर्स पे ले रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि अकाउंट नंबर, तो हम उनको वो भी कभी कभार देते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ईजी पैसा पे ही हमारा अमाउंट आए। और जो हमारे फेसबुक पेजेस है भूखे नहीं सोएंगे, इंस्टा के, और ये सारे पेज पे आप इनबॉक्स कर देंगे तो हम साइड तो डिटेल्स आपको दे देते हैं। और आप एक बात बताएं, वैसे तो यू आर डूइंग सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आप लोगों को। मुझे ये बताएं कि ये लोगों के लिए इतना अच्छा मिशन भी है, पढ़ना भी है। चलो भाई अभी तो स्कूल्स बंद थे, लेकिन वो इंस्टाग्राम वगैरह ये सोशल मीडिया, इसको भी आप खुद चेक कर रहे होते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं? कितने घंटे सब में लगता है? एक्चुअली देखिए ना, आप मेरे टाइम आर देखें तो अभी स्कूल्स भी ओपन इंशाल्लाह होने वाले हैं, तो मेरे लिए हार्ड भी होगा मगर मैं इसको और आसान कर दूंगा अपने लिए। देखें, जब लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की भी रूटीन थी, यानी मैं जो हूँ 8 o'clock उठता था, 9 o'clock ऑनलाइन क्लास के लिए बैठता था। फिर जब ऑनलाइन क्लास 1 o'clock ख़त्म होती थी, फिर मैं अपनी एक्टिविटी डिसाइड करता था कि एक्टिविटी किस डे करनी है, आज ही करनी है या नेक्स्ट डे करनी है। बहुत प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है, पूरी स्ट्रैटेजी। इट्स वेरी गुड दैट यू आर मेंटेनिंग दिस, कि शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। इस तरह से अगर कुछ घंटे अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से गुजर रहे हैं तो कोई मजाक नहीं है। मैं आपको अपनी एक्टिविटीज भी बताना चाहूंगा। देखें, मैंने जब स्टार्ट लिया तो हम लोग का फोकस था कि हम लोग को भूख मिटानी थी, तो हम लोग ने बिरयानी के बॉक्सेस बांटे, राशन बांटे, मैंने खुद टॉफीज बांटी। मेरी बर्थडे वाले दिन मैं चाह रहा था कि सारे ज़रूरतमंद लोगों के साथ मैं अपनी बर्थडे मनाऊं। आइसक्रीम्स दी मैंने उन्हें। फिर मैंने जो है ईद के पैकेट्स बनाए, जिसमें एक जो लड़कों का था उसमें एक कुर्ता, घड़ी, सैनिटाइजर, मास्क, ताकि वो लोग SOPs भी फॉलो करें, समझे। उन्हें सिखाया, मेरी पूरी टीम ने सिखाया कि सैनिटाइज आपने इतने सेकंड करना है, इतनी देर करना है। हमने सैनिटाइजर्स दिए उन्हें और बहुत सारी ऐसी चीजें। मतलब ये बड़ों को जहाँ पे समझाना पड़ रहा है, एक छोटा बच्चा सारे लोगों को बता रहा है। That's wonderful। देखिए, देखिए चाहे तो हर बंदा कर सकता है, मगर इसमें जो है ना आपको शोएब भाई एक चीज की जरूरत होती है, वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको डोनेशन 1 रुपया आई है तो उस 1 रुपए में से आधा रुपया आपकी जेब में नहीं जाना चाहिए। वो रुपया बिल्कुल वो वहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो आप पे किसी ने ट्रस्ट करके दिया है और अल्लाह को आपने एक तरह से पार्टनर जब ट्रस्ट बिल्ड करना ही सबसे बड़ी बात यही होती है। जो हमें इतनी भी डोनेशंस मिली और हमने जितना भी काम किया वो हमने आवाम का ट्रस्ट बिल्डअप किया। शुरू में हम लोग ऑनलाइन जाते थे, वेब स्ट्रीम्स करते थे, इतनी सारी स्ट्रीम यार्ड से जाते थे, लाइव जाते थे कि हमें डोनेट करें। अगर आपसे कहूँ हसन के अब ज़रा लाइव तो आप ऑलरेडी हैं, बट यू नो पूरा पाकिस्तान आपको इस वक्त सुन रहा है, बट मैं चलिए सिर्फ कराची की बात करता हूँ। कराची आपको सुन, दैट्स योर कैमरा। मैं चाहता हूँ आप जरा लोगों को एड्रेस करें, not like a politician but actually like a volunteer. Actually I was about to ask. नहीं रुक जा वहीं रुक जा, आप अपना सवाल वहीं रोके और भूलिएगा नहीं। एक्चुअली मैं बहुत सारे सवाल इनकी बातें सुनते सुनते मैं भूली, मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है। मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। मुझे ये बताइए कि वैसे तो जैसे जैसे हम लोगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जिंदगी के तजुर्बात हासिल करते हैं, हमारी चॉइसेस बनती हैं। आपकी चॉइस आगे जाके क्या बनने वाली है? लोगों को हेल्प करना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लूंगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसके साथ में मिल जाएंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे?
क्या करने वाले? मैं किसी भी तरह, आप मुझे बिल्कुल सियासतदान कहीं से भी नहीं लगे। बच्चे वैसे भी गैर सियासी होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आप मुझे कहीं से भी आपका रुझान इस तरफ नहीं लगा। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करता हूँ, मगर मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा यही प्लान है कि मैं अपनी एनजीओ को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँ, और मेरा ये भी प्लान है कि खेलूं और अपनी एनजीओ को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर आप देखें ना, हर बंदा अपना ओन पार्ट देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं किसी की हेल्प करते होंगे, आपने भी किसी ना किसी की किसी भी तरह हेल्प की होगी। इट डजंट मीन कि अगर आपने किसी को 10 रुपए दे दी तो वो हेल्प नहीं है। आपने 10 रुपए दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी एनजीओ में मुझे जो 50 रुपए भी देते हैं ना, मैं उसमें भी चेक करता हूँ कि हम लोग इसमें कितना एडजस्ट कर सकते हैं। एक 50 रुपए में एक हम लोग अगर सेपरेट जगह पे जाएं जहाँ पे हमें सेपरेट चीजें मिलती है, 50 रुपए में एक दाल आ सकती है, 50 रुपए में चीनी आ सकती है, 50 रुपए में और कितनी चीजें आ सकती है, 50 रुपए में रोटियां आ सकती है, आटा आ सकता है, चावल आ सकते हैं, बहुत चीजें आ सकती हैं। तो इस काम का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई 10 रुपए भी दे रहा है तो 10 रुपए में भी देखो कि चिप्स आ रहे हैं तो चिप्स एक बच्चे के लिए ले लो और उसे दे दो। ऐसे और वो 10-10 रुपए करते करते सैकड़ों और हजारों में मामला पहुंच जाता है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है हसन का? फंसा दिया आपने, बहुत सारे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं इस तरह, बट इमरान खान इज अ गुड लीडर। ओके ग्रेट। अब मेरा वो बात कि मैं चाह रहा हूँ कि इफ यू कैन एड्रेस कराचियाइट्स टू सपोर्ट योर कॉज। यस दे कैन ऑल सपोर्ट दिस कॉज। उसकी भी मैं वजह बताऊं, क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी की मदद करेंगे ट्रूली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जो आपका लॉस हुआ होगा ना, वो अल्लाह आपको वापस देगा। मैंने ये काम करने से पहले सबसे पहली बात यही सीखी कि जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो ये अल्लाह ने बोला है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि बस। तो यही सोच के मैंने ये काम शुरू किया, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस काम में आप लोग हमारी मदद करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो मैं तो सिर्फ उनके लिए एक ब्रिज बन रहा हूँ, ज्यादा सवाब तो आप ही को मिल रहा है। क्या बात है आपकी ना, जबरदस्त। अच्छा देखिए, ये ना हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे प्रोडक्शन टीम के ना, वो ये पूछना चाह रहे हैं, ये एक ही ऐसे हैं या आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हैं और वो आपके साथ में एनजीओ का हिस्सा है? एक चीज मैं ऐड प्लीज करना चाहूंगी कि हसन जो है वो, अच्छा हमारा भी घर हमने शिफ्ट किया, तो बच्चों को होता है ना, मुझे अपने कमरे के लिए ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। कोविड जब स्टार्ट हुआ और इसने अपना ये सोचा कि मैंने कुछ करना है, उस वक्त जब ये मेरे पास आता था, समटाइम्स मैं इरिटेट हो जाती थी कि हसन बस कर दो, तुम एक ही बात कर रहे हो कि अब इसका क्या करना है। ये क्वांटिटी भी चाह रहा होता था और साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए। मतलब उसने जो घर से बेटे ने सीखा है ना कि सबके लिए बराबर चीज होनी चाहिए, वही उसने आगे बिल्कुल। अगर मैं एक दिन की बनी हुई फ्रेश बिरयानी खा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्यों सड़ी हुई? बहुत अच्छी बात है, मम्मा को तो बात करने दो ना। घर में भी ऐसे ही करता है? करता है। अब नहीं करना। When she is speaking, you should give space. तो जो है वो इन्होंने वो चीज़, फिर इसके बाद जब हम देने जाते थे तो मुझे इसकी ये फिक्र रहती थी कि एस्थमेटिक है और भी बहुत सारे साथ इश्यूज चल रहे होते थे, तो मुझे ये कि कहीं कोविड, जाहिर है कोई ना कोई सिम्टम ना हो जाए, ना कर ले, तो वो खुद लोगों को अगर आप कोई फुटेज में दिखाएं कि वो लाइन बना रहा है और प्रॉपर फासले के साथ बना रहा है, तो ये इसकी अच्छी चीज़ थी कि वो क्वालिटी भी चाह रहा होता था। और मैं एज अ मदर जो है ना, कल एक प्लेटफॉर्म पे हसन आया और उसने जो है वो कहा कि जाहिर है माँ होने के हैसियत से मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मेरा बच्चा ये कह रहा था कि शायद रहूं शायद ना रहूं, मगर भूखे नहीं सोएंगे, कभी बंद नहीं होगा। तो मैं इससे वादा करना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, और अब मेरे ख्याल है जितना सपोर्ट, जितनी अप्रिसिएशन इसको मिली है पूरे पाकिस्तान से, समा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। अब इंशाल्लाह इसको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी माओं की दुआएं इसके साथ, पूरा पाकिस्तान इसके साथ है, और जो इसका मिशन है ना, भूखे नहीं सोएंगे, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है कि कोई भूखा ना सोए। दूसरों को हेल्प करते करते में हसन ने इतनी छोटी सी उम्र में ये सीखा कि मेरी ज़िंदगी मैटर नहीं करती, और ये टास्क इतना बड़ा है कि वक्त कम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात रूल आ गई आपको?
हम तो अपने बच्चों के लिए तो इतना बच्चा अपनी मौत की बात कर रहा है। बाकी एक माँ के लिए बहुत तकलीफ है। नमाजों में उठते बैठते दुआ करते हैं हमारे बच्चे को हमारी उम्र लग जाए। आपको सलामत रखे। मैं लास्ट मैसेज देना चाहूंगा कि मैं बड़ा कभी कभार प्राउड फील करता हूँ, और आज के दिन पे मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इतना लायक बना कि मैं आज अपने ही मामा को यहाँ पे लाया। वो आप लोग सबसे बात कर रही हैं, और मेरे बाबा भी ज़रूर देख रहे हैं, और मेरे बाबा मामा दोनों मुझे यही कहते थे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है, तुम कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ज़रूर करो इंशाल्लाह, और वो मैंने दिखा दिया। आखिरी बात तो आपने कर डाली, मेरा इरादा नहीं था अभी। मैं पूछना चाहता था किरण कि इतनी अच्छी बात है, ज़ाहिर है एक अपब्रिंगिंग का मामला तो है, फैमिली का भी है, मदर का सिखाना, फादर का सिखाना, फैमिली का। देयर इज ऑलवेज समवन आउट ऑफ द फैमिली, कोई ऐसा शख्स होता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है, किसी का ऐसा काम होता है जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। Who is that? देखिए जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा 2 पर्सनालिटी बल्कि 4 पर्सनालिटीज चलिए 4 है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोनों पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने मुझे ऑल टाइम सपोर्ट किया, हर चीज पे सपोर्ट किया। उसके बाद इकरारुल हसन भाई, जिन्होंने सबके सामने अपनी स्टोरीज खोल दी, सारी चीजें खोल दी, सच्चाई से काम करना, सारी चीजें उन्होंने मुझे, बल्कि डोनेशन भी दी, इतना सपोर्ट किया उन्होंने, हर चीज पे वो मुझे सपोर्ट करते थे। फिर जफर भाई JDC वाले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे राशन दिया, बहुत हेल्प की उन्होंने भी मेरी। तो मैं उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन दोनों ने हम जैसे यंगस्टर्स को ये सारी चीजें दिखाएं कि यार देखो एज डजंट मैटर्स, आप चाहो ना तो मुझसे भी छोटे बच्चे कर सकते हैं, और मुझसे भी बड़े बच्चे कर सकते हैं, टीनेजर्स भी कर सकते हैं, और बहुत लोग कर सकते हैं। तो यही बात मेरे दिल को टच करी। और फिर जब हम लोग बाहर जाते थे तो जो मजदूर तबका होता था, हमने ये भी देखा कि शुरू में जब हम लोग का फर्स्ट स्पेल ऑफ राशन था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं पहले तो बैठ के ऑब्जर्व करता था चीज़ें, मैंने खुद अपने घर से देखा कि वो जो मजदूर तबका जो इंतजार करता था पूरा दिन कि हमारी दिहाड़ी कब लगेगी, कोई बंदा आएगा हमें काम देगा और बोलेगा कि आ जाओ आप काम कर लो और पैसे दे दो, उनकी नहीं लगती थी। ऐसे ही है। फिर जो फर्स्ट फेल था उस वक्त मैं जब अपने पेरेंट्स के हाथ देने गया, तो जब मैंने डिग्गी खोली है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे कपड़े फट गए, मगर वो लोग राशन लेके चले गए, और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि भूख इंसान को किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोविड के उस सीजन में रमज़ान भी चल रहा था, शदीद धूप और गर्मी में जब वो बांट रहा होता था ना, तो मैं परेशान होके कहती थी, मैं कहती हसन आप ये नहीं करो, बस करो, घर चलो, धूप है, नहीं करो। मगर वो मेरी डांट सुन लेता था, काम नहीं, मगर वो मुझे कहता था अब कल भी जाना है, अब आज ये करना है। और अल्लाह ने उसको इतना, अल्लाह का साथ ही ज़ाहिर है सबसे पहली ज़ात उसकी है जिसने आज इस मकाम पे हम इसको पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ इसको ज़िंदगी में आगे चलना है इंशाल्लाह। नॉर्मली हमारे आगे ना मैं और श्वेबना, हमारे सामने ना थोड़ा सा भी किसी को रोना है तो हम दोनों भी रो जाते हैं, और हम आंसू भी साफ कर देते हैं। पता नहीं क्या इस मासूम बच्चे का एफर्ट है, और कैसा ये आंसू है, किस तरह से साफ करें, कैसे कहें कि आप रोए नहीं, रियल है जिसमें कोई इसको नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते छोटू, ये सारी बातें जो तुम यहाँ बैठे कर रहे हो, ये जो इसने पिक किया है, ये इनके फादर जो है माशाल्लाह, जो इस वक्त शायद टीवी देख रहे हो, अभी हमें देख रहे हो, तो वो अभी आप आ रही हैं, देख तो रहे हो। हाँ बिल्कुल, उनको भी जो है इसका बहुत क्रेडिट जाता है। जाहिर है मैं अपने एंड से कर रही थी, वो भी अपने एंड से जितना हो सकता था हसन के लिए साथ देना, करना, सारी चीज़ें। तो हम सब मिल के, एक फैमिली ने मिल के एक चीज़ शुरू की, और वो स्लोली 25-26 लोगों का कारवां बना, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से एक फैमिली ने सबको अपनी फैमिली समझा। आज और अभी क्या अचीव किया आपने? मैं एक माँ होके ही कह रही हूँ, हसन जो है ना, अब मेरा बच्चा नहीं है, अब ये पूरे पाकिस्तान का। क्या बात है। और हसन ये जो इतनी तुमने अच्छी अच्छी बातें की हैं, और जितना तुमने इस टाइम पे सीखा है कोविड-19 के टाइम पे लोगों की हेल्प करके, यही तुम जब स्कूल वापस जाओगे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, आई एम श्योर कि वो भी अब इस कारवां का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ग्रेट थैंक यू। को भी इंक्लूड कर लेना, उनको कहना अभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया, और उन्होंने मुझे क्या पढ़ा रहे हैं आप। जबरदस्त हसन, थैंक यू सो मच, आप भी साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और हसन के वालिद अगर हमें देख रहे हैं तो उनका भी शुक्रिया, वो हमें देख भी रहे हैं, इस बात का भी शुक्रिया। ही इज डूइंग ग्रेट। जाहिर है अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स का बहुत अहम रोल रहता है।
बहुत सीखने की बातें हैं ये कि हमें कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है कि बच्चा जिस तरह हसन है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कभी कभी बच्चे हमें सिखाते हैं, और जब हम और बच्चे मिलकर कुछ करते हैं तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। हमारे साथ रहिए क्योंकि आज के दिन की भी अहमियत बहुत है। हम ब्रेक के बाद उसी के ऊपर बात करेंगे, प्लीज हमारे साथ रहिए। लकड़ी पर इंतहाई बारीकी, मेहनत और महारत के साथ कशीदा कारी और नक्शो निगार। हम ये बात करेंगे जनाब के कैलीग्राफी भी हो रही है और लकड़ी के ऊपर हो। यस, कैलीग्राफी भी हो रही है। या कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करना हो तो फिर भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। अहमद शाह हैं जो कि ये कर रहे हैं। रंगों की ज़बान से फ़नपारों में जान डालने का हुनर जानते हैं। अहमद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं जानना आपसे ही चाह रहा हूँ कि कब से यानी बचपन से ये शौक था, बचपन से ही कर रहे हैं, या कुछ साल हुए कि आप जब आपने ये फन सीखा? और मश्क तो इंतहाई जरूरी है। यस, वो हम हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तकरीबन कोई 30 साल हो गए मुझे इस फील्ड से वाबस्ता हुए। मुझे बचपन से इसका शौक़ था और मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, ड्राइंग भी मेरी अच्छी थी। तो मुझे मौके मिलते गए और मैं उसका अवेल करता गया। तो ये है कि लकड़ी का काम तो मैंने तकरीबन 7-8 साल से शुरू किया है, लेकिन बेसिकली मैं एक स्कल्प्टर हूँ और मैंने शावर में एक इंस्टीट्यूट से इसका डिप्लोमा लिया था 76 में। ज़बरदस्त। उसके बाद फिर कराची से मैंने ग्रेजुएशन कराची से मैंने ग्रेजुएशन की और मैं इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 7-8 साल से ये लकड़ी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। मैंने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए जो पाकिस्तान में यूनिक हो, पूरी दुनिया में तकरीबन यूनिक ही हो। ज़बरदस्त। वैसे तो आपने देखा होगा कि लोग स्टैचू बनाते हैं, 3D कार्विंग होती है, और मशीन से भी हाथ कार्विंग होती है, हाथ से भी होती है, लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट काम जो है। इसमें मैंने जिस तरह कैनवस के ऊपर कलर्स, ये ऑयल पेंटिंग से या फिर वाटर से पोर्ट्रेट्स बनाई जाती है, तो मैंने पहली दफ़ा इसको लकड़ी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, और ये कितना टाइम कितना लगता है सर इसमें? दिन का कितना हिस्सा आपका आर्ट पर काम करते हुए ये इस तरह से चीजें बनाते हुए जाता है, प्लीज बताएं। जी, ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। जिस तरह का काम होता है उस हिसाब से इसके ऊपर टाइम भी लगता है। वैसे नॉर्मली एक पोर्ट्रेट तकरीबन 6 से 8 घंटे में तक कंप्लीट होती है। ओके, और 6 से 8 इसके घंटे। लिए जी सर, ये सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन साथ में हमारी पिक्चर भी कुछ देर पहले चला रहे थे, मैं और किरण, और नया दिन लिखा हुआ, इसमें कितना वक्त लगा था? जी दोबारा कीजिए जी। जो हमारी पिक्चर आपने बनाई है, मेरी और किरण की, और नया दिन। जी जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली किरण और शोएब आपको मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। ये मैंने कहा इससे आप मेरे काम को भी पहचान लेंगे और एक यादगार भी रहेगा। बिल्कुल, तो ये मेरे पास है, लेकिन ये आपको खबर पहुंच गई पहले से ही। एक्चुअली हम साथ चला रहे हैं। एक्चुअली हमारा काम ऐसा है, खबर हमारे पास पहुंच जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। प्लीज दिखाइए आप। ये आप दोनों की मैंने जी। थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग। I really wish to have this very soon। ये तो अभी इस्लामाबाद में। ये आपका आर्ट है, पता नहीं, मैं तो हमेशा कहती है ये मेकअप का कमाल है, इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा बनाया। आपने बहुत प्यारा बनाया शोएब, बिल्कुल नहीं बात कर रही आपकी। बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत प्यारा बनाया। दोनों बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल सर, इसमें कितना वक्त लगा था? 6-8 घंटे। ये तो मैंने बड़े शौक से बनाई है और इस पे तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा होगा। अच्छा। तकरीबन कोई 8-10 घंटे, क्योंकि मैं तो इस पे स्पेयर टाइम पे काम कर रहा था। इसमें मैंने कहा जल्दी करना था। ज़ाहिर है इसको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको किसी अच्छी जगह पे डिस्प्ले करना होगा। तो ये एक यादगार दिल में डिस्प्ले कर रहे हैं सर हम। इतनी खूबसूरत है ये, इतनी मोहब्बत से प्यार से बनाई आपने। मुझे ये बताइए कि ये जो 6 घंटे या 8 घंटे, बिल्कुल शाह साहब, ये जो 6 घंटे 8 घंटे का टाइम है, ये पूरा इसी तरह से जाता है? आप आर्ट वर्क करते रहते हैं या दरमियान में कुछ खाना पीना या चाय का दौर, थोड़ा कोई बातें कर ले आके, ऐसा भी होता है? ये तो नहीं, इस पे तो पूरा टाइम, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा यानी कंटिन्यू ब्रेक ले दरमियान में जी आप ब्रेक वगैरह इस तरह गपशप, या कोई मेहमान आ जाए या और मेहमान आ जाए और मेहमान आपसे फिर फरमाइश कर दे। मुझे प्लीज 2 बातें बताइएगा। एक ये फरमाइश कितनी होती है? जी, मेहमानों की
जी, वैसे भी हमारे पठानों में मेहमान नवाजी की थोड़ी शरह ज्यादा है, तो खवातीन का एहतराम भी बहुत ज्यादा है। यस जी, खवातीन को तो पहले, चूंकि ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर, और चूंकि तस्वीर एक है तो मैं ले जाती हूँ जी। मैं ये किरण, मैं आपको ये बता रहा था कि लकड़ी के ऊपर जो तस्वीर हम बनाते हैं तो उसमें जो मर्दाना जो चेहरा होता है उस पर थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन जो लेडीज खवातीन के जो चेहरे होते हैं उस चूंकि उसमें सॉफ्टनेस ज्यादा होती है तो ज्यादा टाइम, यानी किरण आपको बनाने में ज्यादा टाइम लगे। आपकी मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ही लूंगी। नहीं, वो ज़्यादा लंबे लंबे बाल भी तो है ना सर, टाइम लगता है उसमें। जी जी, नहीं बालों का तो खैर इतना कोई इशू नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ लाइट्स देनी होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छे नहीं है। लेकिन वो मैं ही जाऊंगा पोर्ट्रेट में, आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा किरण, अदरवाइज विल फोर्स हिम टू मेक अनदर वन। सर ये सिखा भी रहे हैं आप, स्टूडेंट्स भी हैं आपके? जी, स्टूडेंट कराची, लेकिन कराची में मेरे स्टूडेंट थे, हैं तकरीबन कोई 10-12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो लकड़ी का काम थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है, आपको पता है, इसमें टक टुक वगैरह, इसके लिए थोड़ा मतलब पेशेंस से, मतलब तहम्मुल के साथ देखना पड़ता है। तो जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तब आपके अंदर ये चीज़ आती है। तो यंगस्टर जो है वो स्पेशली इस फील्ड में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं टक टुक कहाँ को टक टुक करता रहे, वो तो पता है कि ओवरनाइट जो है वो करना चाहते हैं कि जी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा काम करें कि पैसे कमाएं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमें वक्त भी दिया, आपका फन इतना खूबसूरत, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था थैंक यू करने को। पोर्ट्रेट मेरा ही है, फिर मैं देखती हूँ। मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।